अभी चैप्टर नंबर 8 अकॉर्डिंग टू द न्यू एनसीईआरटी, अगर नए एनसीईआरटी के अनुसार अगर आप देखेंगे तो ये चैप्टर नंबर 8 है फिजिक्स का, जिसके अंदर में है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और फिजिक्स के लिए बहुत ही मतलब कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इससे आते हैं और आपको समझने में भी मजा आएगा इस चैप्टर के अंदर में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द फोर्स, फोर्स होता क्या है। सबसे पहले हमारे अंदर में क्वेश्चन क्या आएगा कि व्हाट इज द फोर्स एंड फोर्स होता है, तो उसको कैसे समझते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में। तो जब भी हम फोर्स की बातें करते हैं, जैसे कहीं पे अगर हमने पुल किया किसी ऑब्जेक्ट को, मतलब मान लो कि हमने पुल किया या पुश किया, किसी ऑब्जेक्ट को धक्का दिया या खींचने की कोशिश किया, तो इन केस में हम लोग क्या करते हैं कि एक फोर्स लगाते हैं और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि जो लगाते हैं हम लोग उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में, जैसे पुल करना या पुश करना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने डेफिनेशन क्या लिख रखा है कि फोर्स कैन बी पुश और पुल इन नेचर। मतलब फोर्स क्या हो सकता है कि पुश भी कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट को या पुल भी कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसके नेचर के अंदर में होता है। और क्या फोर्स कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड को बढ़ा सकता है, किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड को घटा सकता है, या किसी मतलब कि फोर्स के कारण क्या हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो ये सारे चीजें डिस्कस करेंगे इसके अंदर में कि फोर्स क्या क्या चीजें कर सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या है कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट्स विच में मूव अ बॉडी। किसी बॉडी को क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। और क्या कर सकता है कि अगर वो रेस्ट में है तो, या स्टॉप कर सकता है अगर मूविंग बॉडी है तो। कोई भी अगर मूविंग बॉडी है तो उसको क्या कर सकता है, वो स्टॉप कर सकता है। चेंज, अगर कि कोई बॉडी जैसे कि धीरे धीरे चल रहा है या कोई बॉडी का स्पीड कम है तो उसके स्पीड को बढ़ा भी सकता है। तो और क्या लिख सकते हैं कि चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, मतलब किसी बॉडी का स्पीड को भी ये बढ़ा सकता है। फिर क्या पढ़ सकते हैं, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी, मतलब किसी बॉडी, कोई बॉडी मूव कर रहा है, जैसे साइकिल तुम चला रहे हो और मूव कर रहे हो, किसी ने तुम्हें धक्का दे दिया तो साइकिल चला सीधे सीधे जा रहा था, वो धक्का देने के कारण क्या हुआ, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो यहाँ पे फोर्स क्या करता है कि ये सारे इफेक्टेड डालते हैं। अगर किसी बंदे ने पूछा आपसे कि यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है, और इसको कैपिटल एन से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है। अच्छा, कभी कभी फोर्स क्या होता है ना, किसी किसी बॉडी का क्या होता है, शेप और साइज भी चेंज कर सकता है। जैसे सपोज कर लो कि ये बहुत अच्छा दिख रहा था और इस पर फोर्स लगाएंगे तो इसका शेप देखो कैसा हो गया, चेंज हो गया कि नहीं हो गया। तो कभी कभी क्या होता है कि ये बॉडी के शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है। और थोड़ा सा अभी यूनिट पढ़ लेते हैं और फिर एक एक कर करके डिस्कस करते हैं। तो सीजीएस यूनिट क्या होता है इसका, तो डाइन होता है सीजीएस यूनिट। ये दोनों याद रखिएगा बिकॉज इससे क्वेश्चन आ सकते हैं 9th क्लास के अंदर में। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन्स, और अगर सीजीएस यूनिट पूछे आपसे फोर्स का तो क्या होता है, डाइन होता है। ठीक है। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि फोर्स के अंदर में जैसे एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स। तो अभी हमने बताया था कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है कि न्यूटन होता है, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास में, डी आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट द फोर्स। मतलब कि अगर फोर्स के मतलब के लिए क्या क्या ट्रू हो सकता है। देखो यहाँ पे गलती से इसका आंसर आ गया है, इसलिए आप इसको माइंड नहीं कीजिएगा, ये आंसर आ चुका है। बट समझिए क्वेश्चन तो समझिए। फोर्स इज अ इनविजिबल, क्या फोर्स इनविजिबल है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं या जब किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं तो क्या फोर्स दिखता है, क्या उसका इफेक्ट दिखता है, हमें उसका एहसास होता है कि हाँ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में मैंने फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट का क्या हुआ, शेप चेंज हो गया। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में मैंने फोर्स लगाया तो इस ऑब्जेक्ट का देखो ये शेप चेंज हो गया। इसका मतलब एहसास होता है, उसका एफर्ट जो होता है कि क्या इफेक्ट डाल पाएगा ये फोर्स, वो दिखता है। लेकिन क्या फोर्स दिखता है, क्या नहीं दिखता है। दैट मीन्स फोर्स इज अ इनविजिबल। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड देखोगे तो है फोर्स कैन मूव अ बॉडी। हाँ अभी तो समझाया मैंने कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, मूव कर सकता है। लेट सपोज करो कि अब मेरे पास में फोन है, अगर मैं इसके ऊपर में फोर्स लगाऊंगा तो देखो ये मूव करने लगा कि नहीं करने लगा। इसका मतलब क्या कर
सकता है कि फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। इट कैन डिफॉर्म अ बॉडी, हाँ किसी बॉडी का शेप को वो चेंज कर सकता है। यानी कि अगर मान लो कि गुब्बारे हैं तुम्हारे पास में और उसके ऊपर में फोर्स लगाओगे तो गुब्बारे फूट जाएंगे, यानी कि बॉडी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो यानी कि डिफॉर्म भी कर सकता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। बिकॉज ऑल ऑफ दीज क्यों होगा आंसर, क्योंकि फोर्स इन तीनों में से तीनों काम कर सकता है। तो इसी को अब हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग कहते हैं सबसे पहले इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स। क्या डिस्कस करते हैं हम लोग, इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स, मतलब फोर्स का क्या क्या इफेक्ट होता है। तो उसके अंदर में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, क्या समझ में आया कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो उसको क्या कर सकता है, फोर्स मूव करा सकता है। कैसे कराएगा वो आगे चल करके देखेंगे। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है या कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है तो उसको फोर्स क्या कर सकता है, स्टॉप भी कर सकता है। अगर उस ऑब्जेक्ट को मतलब मान लो कि हम लोग वहां पे फोर्स लगाएंगे तो कोई भी मूवेबल ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जैसे हम लोग ब्रेक लगाते हैं साइकिल के अंदर में, साइकिल चलाते समय ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने का मतलब क्या हुआ कि फोर्स लगाते हैं तो साइकिल हमारा चलता हुआ साइकिल क्या हो जाता है, रुक जाता है। नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज, नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। कोई भी बॉडी का अगर मान लो कि स्पीड, जैसे साइकिल तुम्हारा धीरे धीरे चला रहा है, उस पर पैडल कस के मारते हैं तो उसका स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है कि नहीं बढ़ने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे हमने फोर्स लगाया था और जैसे ही हमने फोर्स लगाया था तो बॉडी का स्पीड बढ़ गया था। अच्छा, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। सपोज कर लो कि तुम्हारे पास में तुम अगर क्रिकेट खेलते होंगे तो क्या करते हैं कि अगर जब हम सिक्स मारते हैं तो बॉल हमारे तरफ आता है और जब सिक्स मारते हैं तो वो बॉल दूसरी तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उस बल्ले से उसके ऊपर में क्या लगाया है, फोर्स लगाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स जो होता है बॉडी के डायरेक्शन को भी चेंज कर देता है। और क्या हो सकता है, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। मतलब फोर्स क्या होता है, किसी बॉडी के शेप को चेंज कर सकता है, किसी बॉडी के साइज को भी चेंज कर सकता है। जैसे सपोज कर लो कि अगर हमने बोला कि तुम्हारे पास में गुब्बारे हैं, गुब्बारे के अंदर में क्या है कि हवा भरा है, जब हम फोर्स लगाते हैं तो गुब्बारे क्या हो जाते हैं, फूट जाते हैं। क्यों फूट जाते हैं? क्योंकि हमने फोर्स उसके ऊपर में एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया है और उसका शेप और साइज दोनों क्या हो जाते हैं, बाद में चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब ये सारे के सारे जो है फोर्स के इफेक्ट है। इतना ही नहीं है इफेक्ट, और भी चीजें इफेक्टेड है, बट अपने को इतना ही पढ़ना है अपने सिलेबस में, इसलिए हम लोगों ने इतना लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्या चीज के बारे में, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग फोर्स कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट। अगर हम सिंपली बात करें कि फोर्स जो है किसी भी बॉडी को क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, तो उसके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें यहाँ पे, तो ये हमारे पास में एक बच्चा देखो यहाँ पे बैठा हुआ है और ये मतलब खड़ा है, और ये बच्चा क्या है कि कार के पीछे धक्का लगा रहा है। देखो ये जो है इंसान, ये कार के पीछे धक्का लगा रहा है, लगता है कि इसका बैटरी खत्म हो गया है या इसका कार स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो गरीबी में क्या कर रहा है, धक्का लगा कर करके इसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो कार था वो पहले रेस्ट में था और जैसे ही इसने पीछे से धक्का लगाना चालू किया तो कार क्या होने चालू हो गया है, इधर मूव करने लगा है। तो कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है और उसके ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। ये बंदा यहाँ पे अपने हाथ से क्या लगा रहा है, इसके ऊपर में एक फोर्स लगा रहा है। समझ में आ रहा होगा, तो ये अपने हाथ से क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो फोर्स लगा करके उसको मूव कराया जा सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास में है कि फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अगर फोर्स की बात करें तो ये क्या करता है, स्टॉप कर देता है कोई भी मूविंग बॉडी को। कैसे करता है, देखो जैसे कि इस बंदे ने क्या किया कि ये फुटबॉल का खिलाड़ी था और एक फुटबॉल मारा, किसी ने पैर से फुटबॉल मारा, जब ये गोलकीपर है, इसने क्या किया, छलांग लगा कर करके इस
मोशन वाले, किसी ने अगर फुटबॉल के ऊपर में अगर पैर से मारा है और गोल, मतलब कि फुटबॉल क्या है कि फास्ट मूव कर रहा था, अब उसके मूवमेंट को रोकने के लिए इस बंदे ने क्या लगाया, एक छलांग लगाया और इसको रोकने की कोशिश किया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, उसको क्या किया कि उसके ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर दिया, रोक दिया। कैसे? द फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, मतलब किसी बॉडी को मूव कर रहा है उसको क्या कर सकता है, वो स्टॉप कर सकता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इसी के अंदर में। नेक्स्ट हमारे पास में है एग्जांपल कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है, पहले से ही मूव कर रहा है, आपने विराट कोहली को तो नाम सुना ही होगा, तो यहाँ पे हमने इन्हीं का फोटो इसीलिए लगाया है। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि बॉडी, जैसे कि बॉल, जो गेंद होते हैं, जो बॉल जो होते हैं, ये बॉल क्या हो रहा था, विराट कोहली की तरफ आ रहा था और विराट कोहली ने क्या किया, अपने बल्ले घुमाया और बल्ले पे फोर्स लगाया और इसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया, बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, क्योंकि बॉल सामने से आ रहा होगा और जब विराट कोहली ने इसको सिक्स मारा तो इधर कहीं पे चला गया। इसका मतलब विराट कोहली सर ने क्या किया कि इस बॉल का डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है तो उसके डायरेक्शन को क्या कर सकता है, फोर्स चेंज कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास में एग्जांपल है, a force can change the shape and size of the object। मतलब फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी बॉडी के शेप और साइज को चेंज कर सकता है। ऑब्जेक्ट बोलो या बॉडी बोलो, बात बराबर है। जैसे सपोज करो कि तुम्हारे घरों के अंदर में तुम्हारी मम्मी खाना बनाती होगी, रोटी बनाती होगी, तो सबसे पहले रोटी को क्या करते हैं, इस तरह से गोला कर देते हैं, यानी छोटा सा गोला बना देते हैं रोटी को। उसके बाद जैसे ही गोला बन जाते हैं तब उसको क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, इसके सहारे से क्या करते हैं, उसके लंबाई को बढ़ा देते हैं, यानी कि उसको क्या करते हैं, लंबे कर देते हैं और बड़ा सा गोला बना देते हैं और रोटी टाइप का बना देते हैं। इसका मतलब क्या था, पहले जो हमारे पास में था एक छोटा सा गोला था और बाद में एक बड़ा सा रोटी बन कर करके निकला। इसका मतलब हमने वहां पे फोर्स लगाया, आपकी मम्मी ने वहां पे फोर्स लगा कर करके उस ऑब्जेक्ट का शेप को चेंज कर दिया और उस ऑब्जेक्ट का साइज भी चेंज कर दिया है। तो ये हमारे पास में था फोर्स का इफेक्ट, जो हम लोगों को बहुत ही पढ़ना है। तो आपको याद रखना कि फोर्स मतलब इतने इफेक्ट आपको याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास में है उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में फोर्स लगा रहे हैं तो क्या उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में बैलेंस फोर्स लग रहा है या अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, ये बहुत जानना जरूरी है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या हो सकता है, या तो बैलेंस फोर्स हो सकता है या तो अनबैलेंस फोर्स हो सकता है। लेट सपोज कर लेते हैं कि हम यहाँ पे खड़े हैं, एक बच्चा मेरे को पकड़ेगा इधर से और दूसरा बच्चा इधर से मेरे को पकड़ेगा और दोनों सेम ताकतवर होगा, जितना से इधर खींचेगा उतना ही से इधर खींचेगा। इसका मतलब इस मेरे ऊपर में नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0, लेकिन मैं बीच से फट जाऊंगा उसकी कोई बात नहीं, लेकिन क्या हुआ कि मेरे ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, 0। तो इस केस में फिजिक्स में क्या बोलेंगे कि इसको हम लोग बैलेंस फोर्स बोलेंगे। तो हमारे पास में क्या है कि 2 टॉपिक है जिसको हम लोग को डिस्कस करना है, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। क्या क्या डिस्कस करना है हम लोगों को, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स होता क्या है, तो जब भी कोई मतलब कि बॉडी के ऊपर में, किसी भी बॉडी के ऊपर में, मान लो कि मेरे ऊपर में अगर कोई फोर्स लगा रहा है, अगर वो 2 तरफ से फोर्स लगा रहा है तो दोनों फोर्स अगर इक्वल लग रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब कि एक इधर की तरफ लग रहा है दूसरा इधर की तरफ, मतलब दोनों के दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस केस में क्या होता है कि हमारे पास में बैलेंस फोर्स जो होता है वो मिलता है। देखो ये तो समझाने के लिए, जैसे सपोज कर लो कि एक बॉडी यहाँ पे मैंने बनाया, m मास का ऑब्जेक्ट बनाया और इधर से एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का और इधर भी लग रहा है 10 न्यूटन का। तो अभी क्या हुआ कि इन बॉडी के ऊपर में दोनों फोर्स क्या होंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। देखो ना, एक फोर्स इधर लग रहा है तो दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब नेट फोर्स क्या होने वाला है, इसका 0 होने वाला है। जैसे देखो ना, 10
किधर लग रहा है? नेट अगर बोलूं मैं, नेट फोर्स अगर मैं बोलूं तो क्या लिखोगे? सर 10 फोर्स इधर लग रहा है तो इधर को राइट लिख देंगे, या 10 फोर्स इस साइड लग रहा है, सर 10 फोर्स 10 न्यूटन जो है पीछे की तरफ लग रहा है, इसका मतलब उसको माइनस से दिखाएंगे। पीछे की तरफ को क्या दिखाएंगे? माइनस से। जब दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो 0 न्यूटन आएगा। जैसे ही 0 न्यूटन आ गया तो हम लोग क्या कहेंगे कि बच्चा अभी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में क्या लग रहा है? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में नेट फोर्स क्या लग रहा है? 0 लग रहा है। और इस केस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स बोलते हैं। कैसा फोर्स बोलते हैं इसको? बैलेंस फोर्स बोलते हैं। बात समझ में एकदम आ गया है? तो अब हम लोग इसका डेफिनेशन समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इफ टू फोर्सेस, देखिए डेफिनेशन भी आपको लिखना जरूरी है, कॉपी जितना अच्छा बनाइएगा उतना बेटर आप बनते चले जाइएगा, तो कॉपी भी बनाना जरूरी है। इफ टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, अगर दो फोर्स लग रहा है किसी बॉडी के ऊपर में इन अपोजिट डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी डायरेक्शन में लगना जरूरी है? अपोजिट डायरेक्शन। एंड इफ बोथ द फोर्सेज आर इक्वल, अगर दोनों के दोनों फोर्सेस क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। जैसे यहाँ 10 न्यूटन, इधर भी 10 न्यूटन, तो दोनों के दोनों फोर्सेस क्या हो गए? इक्वल हो गए। देन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज 0। हमने बोला था कि जब दोनों के दोनों बॉडी पे सेम फोर्स लगेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएंगे? 0। देखो ना, 10 में से 10 में से 10 को माइनस किए यानी कि 0 न्यूटन लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सच फोर्सेस आर कॉल्ड द बैलेंस फोर्सेस, और बैलेंस फोर्सेस कैन नॉट चेंज द स्टेट और मूविंग ऑफ अ बॉडी। मतलब क्या हुआ कि बैलेंस फोर्स जो होता है ना तो किसी ऑब्जेक्ट का क्या करता है? स्टेट को चेंज करता है, और ना ही किसी ऑब्जेक्ट का क्या करता है कि मोशन को चेंज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने की कोशिश करो। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में बैलेंस फोर्स लग रहा है तो तुम सोचो ना कि नेट फोर्स तो 0 लग रहा है ना, जितना इधर लग रहा है उतना ही इस साइड लग रहा है, दोनों तरफ से अगर लग रहा है तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा, यानी कि मोशन ही नहीं कर पाएगा। तो यही बात को यहाँ पे लिखा है लास्ट पॉइंट में कि बैलेंस फोर्सेस कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी। अगर कोई बॉडी अगर रुका हुआ है, कोई बॉडी को रखे हुए हैं एक ही जगह पे और उसके ऊपर में हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर वो बैलेंस फोर्स लग जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो बॉडी वहीं पे रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, और हम लोग बैलेंस फोर्स लगा करके किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? ना तो रोक सकते हैं, ना ही उसको क्या कर सकते हैं? अलग से मोशन दे सकते हैं। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर में नेट फोर्स 0 है और वो मूव कर रहा है तो मूव ही करते रह जाएगा। ये आगे चल के और अच्छे से हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सपोज कर लो कि यहाँ पे मेरे पास में एक बॉडी है जिसका मास है, सपोज कर लो इस बॉडी का मास अगर m है, इधर लग रहा है F2 फोर्स और इधर लग रहा है F1 फोर्स। तो सोचो किधर F2 फोर्स लग रहा है? राइट साइड। तो राइट साइड को हमेशा पॉजिटिव मान लेना और लेफ्ट साइड वाले को हमेशा क्या मान लेना? नेगेटिव मान लेना। अभी अपने को आगे चल कर करके जब हम कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तो वहां प्लस माइनस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो क्या बोला मैंने कि राइट साइड वाले को क्या पॉजिटिव मान लेंगे और लेफ्ट साइड वाले को क्या मान लेंगे? हम लोग नेगेटिव मान लेंगे। तो सोच के बताओ कि रिजल्टेंट फोर्स, अच्छा रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग एफ आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रिजल्टेंट फोर्स को एफ आर लिखेंगे, या इसी को हम लोग कभी कभी क्या लिखते हैं? एफ नेट फोर्स। रिजल्टेंट का मतलब ही होता है नेट फोर्स। अब राइट वाला क्या है? पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में से नेगेटिव को घटा देंगे। इसका मतलब F2 में से किसको माइनस कर देंगे बच्चा? F1 को माइनस कर देंगे। तो ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर ये इसकी वैल्यू 0 आ जाए, जब इसको वैल्यू 0 आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोच के बोलो, बैलेंस फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इस लोग को? बैलेंस फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? बैलेंस फोर्स बोलेंगे। जैसे समझो एक एग्जांपल के तौर पे अगर लेते हैं तब जा करके तुमको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सपोज कर लो कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया,
सपोज कर लो यहाँ पे मैं बना रहा हूं, समझने की कोशिश करना। सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया। क्या बनाया मैंने? यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया। यहाँ पे 20 न्यूटन लग रहे हैं और इधर भी 20 न्यूटन लग रहे हैं। तो नेट फोर्स सोच कर करके बताओ। अच्छा, नेट फोर्स को ही कभी कभी हम लोग रिजल्टेंट फोर्स भी बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं? रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। तो हम बोलेंगे क्या कि सर राइट में 20 लग रहा है, तो राइट वाले को पॉजिटिव लिखेंगे। बार बार बोल रहा है, राइट वाले को पॉजिटिव लिखेंगे, और लेफ्ट में लग रहा है उसको हम लोग नेगेटिव लिखेंगे। और दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 न्यूटन आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे बैलेंस फोर्स लग रहा है। और जब भी बैलेंस फोर्स लगता है तो फिर से याद रखना कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं आ सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलते ही रहेगा, रुक नहीं सकता है बैलेंस फोर्स लगाने से। समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हम लोग यहां से लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में अनबैलेंस फोर्स। क्या है हमारे पास में? अनबैलेंस फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स होता क्या है, समझने की कोशिश करना। अनबैलेंस फोर्स, इफ टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, फिर से दो फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर में, इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, अनबैलेंस फोर्स के अंदर में भी क्या हो सकता है कि अपोजिट डायरेक्शन हो सकता है। तो इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इफ वन फोर्स इज ग्रेटर देन द अदर फोर्स, मतलब एक फोर्स जो है दूसरे फोर्स से ज्यादा है, ग्रेटर है, देन द रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। और इसके केस में क्या हो जाएगा कि रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होगा। और इस केस में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट के ऊपर में अनबैलेंस फोर्स लगेगा। और जब भी अनबैलेंस फोर्स लगेगा, सपोज कर लो, तो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है कि मूव भी कर सकता है, मे नॉट भी मूव कर सकता है, मतलब घूम भी सकता है और ना भी घूम सकता है। लेट सपोज कर लो कि F1 फोर्स इधर लग रहा है और F2 फोर्स इधर लग रहा है और मास इस ऑब्जेक्ट का m है। तो सोचो, अगर मैं बोलूंगा कि F1 फोर्स इज ग्रेटर देन F2 फोर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा ना बच्चा, वो क्या होगा, राइट वाले में से लेफ्ट वाले को घटाएंगे। और राइट वाले में से लेफ्ट को जब घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो क्या होगा, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। और इसलिए यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा, ये 0 के बराबर नहीं होगा। तो यही लिखा हुआ है कि नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0। यहां लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू 0। जब नेट फोर्स 0 के बराबर नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा, तो ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं। अच्छा, अनबैलेंस फोर्स पे ऑब्जेक्ट अगर कोई रेस्ट में है तो वो मोशन में आ भी सकता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो वो क्या हो सकता है, आगे बढ़ भी सकता है और ना भी बढ़ सकता है। जैसे इस दीवार के ऊपर में हम फोर्स लगाएंगे तो क्या ये दीवार बढ़ेगा? क्या नहीं। तो लेकिन क्या लिखा हुआ है, देखो समझने की कोशिश करो। लिखा क्या है कि unbalanced force changes the state of rest or motion of the body या of a body। मतलब क्या हुआ कि unbalanced force किसी ऑब्जेक्ट का रेस्ट में है तो उसके मोशन में ला सकता है, मे भी ला सकता है, मे नॉट भी ला सकता है। अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो उसको मोशन में ला दिया, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो और उसका स्पीड भी बढ़ा सकता है या इसका स्पीड घटा भी सकता है। तो बैलेंस फोर्स के अंदर में हम लोगों ने क्या सोचा, पढ़ा कि बैलेंस फोर्स वो फोर्स होते हैं जिसके अंदर में नेट फोर्स 0 नहीं होता है या रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होता है। आप कहोगे कि सर समझ में तो आया, लेकिन कुछ एग्जाम्पल अगर ले लेते तो और अच्छे से समझ में आता। तो आपके लिए मैंने एग्जाम्पल लेना चालू कर रहा हूं, इधर ले रहा हूं एग्जाम्पल। आप देखिए इसको और समझिए और बताइए। एक m मास का ऑब्जेक्ट है, इधर लग रहा है 15 न्यूटन, अगर इधर लग रहा है
10 न्यूटन। तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे दोनों तरफ इक्वल फोर्सेस है क्या? तो दोनों तरफ इक्वल फोर्सेस नहीं है। जैसे ही दोनों तरफ इक्वल फोर्सेस नहीं है तो हम बोलेंगे कि सर रिजल्टेंट फोर्स, या इसी को हम लोग नेट फोर्स भी बोलते हैं बच्चा, तो इसकी वैल्यू कितना होगी? तो सर राइट वाले में से लेफ्ट को घटाना है जी, राइट वाले में से लेफ्ट को घटाइएगा तो 15 माइनस में 10, इसका मतलब कितना आया तुम्हारे पास में? 5 न्यूटन। अब बताना पड़ेगा कि 5 न्यूटन किधर आया है, राइट आया है या लेफ्ट आया है। तो 5 न्यूटन ज्यादा किससे? 10 से 5 न्यूटन ज्यादा है, इसका मतलब ये राइट डायरेक्शन में। और राइट डायरेक्शन को हमेशा किस में लिखते हैं बच्चा? पॉजिटिव में लिखते हैं, इसलिए हम लोग राइट भी लिख सकते हैं या पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। अब आप में से एक और बच्चे का क्वेश्चन आएगा, आप में से कुछ बच्चे का, कि सर अगर मैंने बोला कि इधर लग रहा है 20 न्यूटन और इधर लग रहा है सर 15 न्यूटन, अब बताओ सर नेट फोर्स कितना होगा? तो जब भी अब निकालना होगा नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, बार बार बोल रहा हूं दोनों क्या है? सेम होता है। तो क्या लिखेंगे? अब सोचना, 15 मतलब इसमें से घटाएंगे किसको? -20। अगर ये नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव 5 न्यूटन आया, इसका मतलब हम लोग क्या दिमाग में लिखेंगे कि ये लेफ्ट की तरफ ज्यादा लग रहा था। मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में क्या था कि लग रहा था। नेगेटिव का मतलब क्या समझ में आया? कि लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा था। या आप ज्यादा में से कम को घटा लीजिए, मतलब ग्रेटर वैल्यू में से कम वाले वैल्यू को घटा लीजिए और ग्रेटर वाले के डायरेक्शन में बोलिए। जैसे 20 में से अगर आप 15 घटाइएगा तो बचेगा कितना? 5। लेकिन आप कहिएगा किस डायरेक्शन की तरफ? इधर की तरफ लग रहा है, ना कि इधर की तरफ, उसको हम लोग लेफ्ट डायरेक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। समझ में यहाँ तक अगर आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे और इसका डिफरेंस पढ़ेंगे कि डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स? तो सबसे पहला है व्हेन 2 or more forces act on a body and produce a net force is equal to 0, then the forces are called balance force। तो ऐसे को हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं? बैलेंस फोर्स बोलते हैं। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में दो फोर्सेस लग रहा हो और दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, समझना। इसका डायग्राम भी अगर बना दोगे ना तो और नंबर मिलेंगे। तो हम एक डायग्राम भी इसी के अंदर में बना देते हैं कि देखो यहाँ पे बना रहा हूं मैं कि एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर में 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और पीछे भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो क्या बोलेंगे कि सर नेट फोर्स जो हो गया वो 10 - 10 = 0 न्यूटन। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि बैलेंस फोर्स बोलेंगे। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि बैलेंस फोर्स क्या होता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अनबैलेंस फोर्स का। ये तो फर्स्ट कम से कम 3 डिफरेंस आपको लिखना पड़ेगा। और 3 डिफरेंस लिखते समय ना अगर आपने इसको फोटो को बना दिया, मतलब इसको समझा दिया कि इस तरह से, तो आपको और अच्छा मार्क्स मिलने की चांसेज है। और क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स होता क्या है? सबसे पहले आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द अनबैलेंस फोर्स। तो क्या बोलोगे? व्हेन 2 or more forces act on a body and produces a net force not equal to 0, then the forces are called unbalanced force। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में 2 या 2 से ज्यादा फोर्सेज लग रहे हैं और नेट उसका 0 नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पे नेट क्या हो गया था? 0 हो गया था। लेकिन उसका अगर नेट 0 नहीं हो रहा है तो इस केस में हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। अब इसका कैसे डायग्राम बनाएंगे? ऊपर बना दे रहे हैं, डायग्राम इसमें नहीं बना हुआ था बट मैं आपको बना दे रहा हूं।
जैसे सपोज कर लो यहां लग रहा है 50 न्यूटन राइट की तरफ और इधर लग रहा है 60 न्यूटन लेफ्ट की तरफ। तो हम क्या बोलेंगे कि 10 न्यूटन, देखो ना ये 50 है और ये 60 है, इसका मतलब 10 न्यूटन लेफ्ट की तरफ ज्यादा लग रहा है। तो नेट जीरो आया क्या? नहीं आया। तो यहां पे क्या लिखेंगे? नेट के लिए, नेट फोर्स के लिए 50 में से 50, अब हमेशा राइट में से लेफ्ट को घटाते हैं, तो 50 माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10 न्यूटन। और हम प्यार से क्या लिखेंगे इसके जगह पे? लेफ्ट डायरेक्शन। क्या लिखेंगे बच्चा इसके जगह पे? लेफ्ट। क्या लिख देंगे यहाँ पे? लेफ्ट की तरफ। इससे क्या होगा कि टीचर को, जिसको फिजिक्स आता है, वो अच्छे से समझ लेगा कि बच्चा लिखना क्या चाहता है और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में, अ बैलेंस force does not produces any changes in the state of uniform motion or the rest of the body। बैलेंस फोर्स क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का ना तो रेस्ट में, अगर ऑब्जेक्ट है तो रेस्ट में रहेगा हमेशा के लिए, अगर किसी मोशन में ऑब्जेक्ट है तो हमेशा के लिए मोशन में रहेगा जब बैलेंस फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है अनबैलेंस फोर्स के अंदर में। अनबैलेंस फोर्स के अंदर में क्या होता है कि अनबैलेंस फोर्स अगर किसी पे तक कैन प्रोड्यूस, क्या करता है? द चेंज इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एंड द रेस्ट ऑफ द मोशन। अगर क्या करेगा अनबैलेंस फोर्स? क्या, अगर मान लेते कोई ऑब्जेक्ट 20 के स्पीड से चल रहा है और अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर में लगा दिए, तो उसके स्पीड क्या हो सकता है? या तो बढ़ जाएगा या तो उसके स्पीड घट जाएगा। तो अनबैलेंस फोर्स क्या करता है? ऑब्जेक्ट का रेस्ट में अगर है, अगर उस पर अगर कस के फोर्स लगा दिए तो ऑब्जेक्ट क्या करने लगेगा? मूव करने लगेगा। जैसे सपोज करो ये रेस्ट में है और इसके ऊपर में मैंने अनबैलेंस फोर्स लगाया, तो ये क्या हुआ? उड़ गया, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह तक भाग गया। इसका मतलब इसके ऊपर में क्या लग रहा था? अनबैलेंस फोर्स लग रहा था और ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ कि मोशन में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास में, ये बैलेंस फोर्स डज नॉट कॉजेज टू द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। मतलब क्या हुआ कि अब मतलब कि कोई भी बैलेंस फोर्स जो होता है ना, वो बॉडी का एक्सेलरेट नहीं कर सकता है, मतलब बॉडी को फास्ट मूव नहीं करा सकता है। बॉडी जैसा है वैसा ही मूव करेगा, या तो रुका हुआ है तो रुका रहेगा, या बॉडी अगर मूव कर रहा है तो आराम से मूव करेगा, उसको फास्ट नहीं कर सकता है। एक्सेलरेशन का मतलब यही है, जैसे आप स्कूटी के अंदर में क्या करते हैं? अपने स्कूटी को एक्सेलरेट करते हैं। जब स्कूटी को एक्सेलरेट करते हैं तो आपका स्कूटी क्या हो जाता है? स्पीड में भागता है। इसका मतलब वहां पे आपने क्या किया? बैलेंस फोर्स लगाया क्या? नहीं, बैलेंस फोर्स क्या करता है? बॉडी को एक्सेलरेट नहीं करने देता है, बॉडी का स्पीड बढ़ने नहीं देता है। इसका मतलब आप लोग क्या करते हैं? अनबैलेंस फोर्स कैन एक्सेलरेट अ बॉडी। इसका मतलब आप जब स्कूटी को क्या करते हैं? स्पीड बढ़ाते हैं, इसका मतलब आप अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं। वो एक्सेलरेशन के थ्रू क्या करते हैं? आप बॉडी को एक्सेलरेट कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है? आपका बॉडी जो है, आपका स्कूटी जो है, वो फास्ट भागने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अनबैलेंस फोर्स जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में लगता है तो उस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कर देता है। ये बात याद रखना। लेकिन हमेशा सत्य है क्या? नहीं, कभी कभी ये गलत भी हो जाता है कि बॉडी अगर मान लो कि बहुत ज्यादा वेटेड वाला बॉडी है तो वो बॉडी क्या हो सकता है कि फास्ट नहीं होगा, और क्या हो सकता है कि जहां है वहीं पे रुका रह जाएगा। तो उसकी कंसेप्ट आगे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस में। तो आज के लेक्चर के अंदर में हम लोगों ने डिस्कस किया है बैलेंस फोर्स के बारे में, फोर्स क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया है।